हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, जय जोहार, सत श्री अकाल। देखो संगवारी हो, मैं आप मन ला बता रहे हूँ कि हॉस्टल वार्डन के तैयारी के लिए आप मन के पास बहुत कम समय है। और जैसे कि कल आप मन ला पता चल गए होही कि 23/7/2023 के आप मन के जो ITI हॉस्टल वार्डन है ओकर पेपर होने वाला है। तो चलो फिर शुरू करथन हॉस्टल वार्डन के तैयारी। और इस क्रम में आज हमन पढ़बो गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिला 2016 के छात्रावास अधीक्षक में पूछे गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए साथियों, आप लोग को पहला प्रश्न इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, उनमें से जो सत्य कथन है उसको हमको जानना है। तो सबसे पहला जो है आपको दिखाई दे रहा है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल एकदम सही है। आयत जो होता है उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद दूसरा कथन बोल रहा है कि प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये तो एकदम गलत बात है, क्योंकि अगर आप लोगों ने समलंब चतुर्भुज का चित्र देखा होगा तो ये कुछ इस तरह से पठार जैसे बनता है। इसका जो विकर्ण होता है, प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है ऐसा कह रहा है, लेकिन ये एकदम गलत है। दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन तीसरा देखते हैं। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर है वर्ग होता है। एकदम सही बात है। आप लोग जानते हो कि जो वर्ग होता है उसके जो है सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, कुछ इस तरह से। अब अगला पढ़ते हैं, एक समलंब के विकर्ण समान होते हैं। तो अभी आप लोग के सामने मैंने कुछ बताया था कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण ना ही समान होते हैं और ना ही समलंब चतुर्भुज जो होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो अगर हम इसमें से देखें तो इसमें से हमको केवल पहला यानी कि आयत के जो विकर्ण है समद्विभाजित करते हैं ये, और इसमें का जो है तीसरा एक चतुर्भुज के जिसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं उसको वर्ग कहते हैं। परंतु अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो A B C D 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसी ऑप्शन में भी A और मतलब पहला और तीसरा को उत्तर नहीं दिया गया है। इसलिए साथियों इस क्वेश्चन को जो है विलोपित कर दिया गया है 2016 के परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो मान लेते हैं कि 5 लगातार जो संख्याएं हैं वो है x + 1, x हो गया, x + 1, x + 2, x + 3 तथा x + 4 हैं। अब प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि इन पांचों संख्याओं का औसत जो है वो 16 है। तो औसत का जो सूत्र होता है वो होता है आंकड़ों का योग, यानी कि जितने भी हमको संख्याएं हैं उनको जोड़ना है बटे आंकड़ों की संख्या और उनको गिनना है। तो हमको पहले से पता है कि आंकड़ों की संख्या 5 है, खाली उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर x है, सभी में x है, यानी कि अगर हम x को एक तरफ जोड़ें तो वो हो जाएगा 5x, और इसमें से 1, 2, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो वो निकल कर आता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमने सभी ऊपर की संख्याओं को जोड़ा है और जोड़ने के बाद हमको मिला 5x धन 10 और नीचे में जो है आंकड़ों की जो संख्या है वो है 5। तो हमको यहाँ से मिला 5x धन 10 बटे 5 और औसत जो है वो पहले से 16 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 5 का इस 16 के साथ जो है वो तिर्यक गुणा होगा। तिर्यक गुणा करने पर हमको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको, 16 × 5 बराबर हो जाएगा 5x धन 10।
तो 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो 16 पंच 80 आया, और 5 एक से धन 10 इधर पहले से है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 10 है, इस 10 का हमने कर दिया पक्षांतर। तो पक्षांतर, जब भी कोई संख्या पक्षांतर होता है तो उसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। 10 यहाँ धनात्मक था, इस तरफ आकर ऋणात्मक हो गया, तो 80 ऋण 10 बराबर हो गया 5x। अब 80 में 10 घटा दिए तो हमारे पास आया 70, 70 बराबर हो गया 5x। अब हमको यहाँ से x का मान निकालना था, इसलिए हमने क्या कर दिया, 5 को इसके पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ पर 5 गुणा के रूप में था, पक्षांतर होने के बाद यहाँ पर वो जो है भाग के रूप में आ गया, अर्थात 70/5 हो गया। फिर हमने 70 को 5 से कटाया तो हमको 14 उत्तर मिला। यहाँ से हमको x बराबर 14 प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब x का मान हमको निकल गया है, यानी कि जो पहली संख्या है हमारे जो क्रम है उसमें की जो सबसे पहली संख्या है वो है x, और x का मान हमको पता चल गया, x का मान है यहाँ पर 14। अब इसी तरह से हम बाकी सभी संख्याओं में 14 में 1, 2, 3 और 4 को क्रमशः जोड़ते जाएंगे तो हमको जो है पूरा सीरीज पता चल जाएगा। अब हमको इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या इसमें से है वो है, देख लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 1 से धन 4, और 1 से धन 4 में हमको x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू है हमारा 14। तो x + 4 यानी कि 14 धन 4 दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 से धन 4 यानी 14 धन 4, तो हमारे पास है 18। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है। त्रिभुज का परिमाप दिया है आपको 48 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पता करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम इधर देखते हैं जहां पर हमने इसको हल किया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न 74 का जो हल है यहाँ पर हमने किया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है। समकोण त्रिभुज के जो आधार है और उसके विकर्ण, यानी कि कर्ण ही है, यहाँ पर आपको विकर्ण में आप कंफ्यूज ना होना, कर्ण ही है। तो आधार और कर्ण यानी कि 4/5, 4:5 यानी 4/5। ये हमको आधार का वैल्यू 4 मिल गया, विकर्ण का वैल्यू या कर्ण का वैल्यू 5 मिल गया। अब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते ही होंगे। पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो एक समकोण पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर। आप लोग एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर देख पा रहे हो। तो हमको यहाँ पर आधार का वैल्यू पता चल गया और कर्ण का वैल्यू पता चल गया। हमको लंब का वैल्यू निकालना है ताकि हम क्षेत्रफल उसका निकाल सकें। तो इसलिए दोस्तों हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया। और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब आपको कर्ण का वर्ग हमको पहले से पता है 5 दिया हुआ है, लंब का वर्ग हमको पता नहीं है इसलिए हमने सीधा लंब का वर्ग लिख दिया, और आधार का वर्ग हमको यहाँ से 4 मिला हुआ है तो हमने यहाँ पर 4 का वर्ग लिख दिया। अब इसको आगे हल किए तो 5 का वर्ग हमको 25 मिला, लंब का वर्ग जस का तस लिखा हुआ है, और आधार का वर्ग 4 का वर्ग किए तो हमको 16 मिला। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको मिल गया 25 बराबर लंब का वर्ग धन 16। अब हमने क्या कर दिया, समान संख्या यानी कि ये 25 और ये 16 एक जैसा है, हमने 16 को क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है, यहाँ पर धनात्मक था, पक्षांतर होने के बाद वो हो गया ऋणात्मक, यानी कि 25 ऋण 16। यहाँ पर लंब का वर्ग बचा हुआ है। अब 25 में 16 घटाया तो आया 9, और यहाँ पर लंब का वर्ग है। अब देखिए आगे इसको हल करेंगे, हमको केवल लंब का मान निकालना है। तो इसके ऊपर जो वर्ग लगा हुआ था उसको हमने पक्षांतर कर दिया, और वर्ग का जो पक्षांतर होता है वो वर्गमूल होता है। तो इस तरफ आकर जो वर्गमूल था
वर्ग था वो वर्गमूल हो गया। तो 9 का जब वर्गमूल निकाले तो हमको 9 का वर्गमूल जो मिला वो मिला हमको 3। तो देखिए अब हमको तीनों का मान मिल गया, हमको लंब, कर्ण और आधार तीनों का वैल्यू मिल गया। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों के जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन तीनों के वैल्यू को रखेंगे, परिमाप निकालेंगे। परिमाप पहले से निकला हुआ है यानी कि 48 हमको बताया है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि उसका जो लंब है, लंब, आधार और कर्ण 3 भुजाएं हैं। तो मान लेते हैं एक भुजा 3x है, दूसरा भुजा 4x है, तीसरा भुजा 5x है। तीनों भुजाओं का योग अर्थात त्रिभुज का परिमाप 48 होता है। तो हमने तीनों को जोड़ेंगे तो 48 हमको उत्तर आएगा। अब तीनों को जोड़े तो 4 और 3 7 हो गया, 7 और 5 हमको 12 हो गया। तो हमको मिल गया यहाँ पे 12x, 12x बराबर हो गया 48। अब हमको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, यानी कि x बराबर हो गया 12 को इस तरफ कर दिए पक्षांतर, तो ये 48 के नीचे चला गया 12। तो अब 48 को हमने 12 से कटा दिया तो कितना आया हमको उत्तर 4। अब x का वैल्यू हमको मिला 4। तो हमको यहाँ पर हमने 3x 4x, यहाँ पर आप देख रहे हो 3x 4x और 5x माने हुए हैं। तो हम वहाँ पर क्रमशः 3x में x का मान 4 रखे तो हमको मिला 3x यानी कि 3 गुना 4 अर्थात 12, 4x यानी कि 4 गुना 4 अर्थात 16 और 5x यानी कि 5 गुना 4 अर्थात 20 सेंटीमीटर। तीनों का हमको लंब का मिल गया, इसी को ऊंचाई भी कहते हैं, आधार का मिल गया, कर्ण का मिल गया। अब हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। आपको क्षेत्रफल का सूत्र याद ही होगा। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। हमने आधार और ऊंचाई अर्थात लंब का मान हमने यहाँ से रख दिया। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि लंब को ही ऊंचाई भी कहते हैं। तो जैसा हमने आधार का मान हमको यहाँ से 16 मिला हुआ है तो हमने यहाँ पर 16 रख दिया। यहाँ पर ऊंचाई अर्थात लंब का मान हमको 12 मिला हुआ है तो हमने यहाँ पर 12 रख दिया। अब हम लोग देखते हैं, इसको आगे हल किए तो हमने यहाँ पर 2 से जो है 12 को कटा दिया तो 6 बार में हुआ। अब हमारे पास बच गया 16 गुणा 6, 16 गुणा 6 करके हल किए तो हमको मिला 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑप्शन बी जो है 96 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का जो है वो सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पर हमको प्रश्न क्रमांक 75 आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसको 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। कुल मिलाकर हमको पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसको जोड़े कि 1018 जो है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग पहले आपको बता दूं किसे कहेंगे। आप किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उस वर्ग करने पर हमको जो संख्या प्राप्त होती है वही एक पूर्ण वर्ग होता है। ये जो 1018 है ये किसी का भी वर्ग नहीं है, तो इसमें क्या जोड़ दें तो ये किसी का वर्ग बन जाए। तो इसके लिए हमको जो हल हम यहाँ पर किए हैं उस पर चलते हैं। आइए हम देखते हैं कहाँ पर है हमारा जो हम हल किए हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वह न्यूनतम संख्या जिसको 1018 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है उसको हमको पता लगाना है। तो देखो यहाँ पर मैं सीधे सीधे बता देता हूँ पूर्ण वर्ग क्या है, इसको मैंने बता दिया है आप लोग को। मैं यहाँ पर सीधा बता देता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल जैसे 10 का वर्ग करते हैं तो 100 है और 100 एक पूर्ण वर्ग है। उसी तरह से 1018 किसका वर्ग हो सकता है, उसके आसपास जो है कौन कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे तो 1018 के आसपास आता है। तो हम आप सभी जानते हो कि 30 का वर्ग करेंगे तो 900 आता है, वैसे ही 31 का वर्ग 961 आता है और 32 का वर्ग जो है 1024 आता है। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो 1024 है ये है 1018 के आसपास का वैल्यू। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है यानी कि 1018 में यदि हम 6 जोड़ दें,
तो ये 1024 बन जाता है, और ये 1024 जो है वो 32 का वर्ग है। अर्थात दिए गए ऑप्शन में यदि 6 जोड़ दें 1018 में, तो ये जो 6 एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 75 नंबर जो सवाल है, यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको 6 दिख रहा है। अर्थात 1018 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1024, और ये हमारा बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को हल करते हैं। आइए यहाँ पर हल वाले सेक्शन में चलते हैं जहाँ पर हमने इसको हल किया हुआ है। ये है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। प्रश्न जो है लिखा हुआ है, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, तो y संख्या x से कितने % कम है। इसका उत्तर जैसे आप लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि 25% अधिक है तो 25% कम ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हल करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला चीज़ हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो y है ये 100 के बराबर है। तब अगर x जो है वो y का 25% अधिक है बोला है, यानी कि अगर y 100 है तो x जो होगा वो एक इसमें 25 और जोड़ देंगे, अर्थात x बराबर जो हो जाएगा 125 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 125। तब हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए दोस्तों एक सूत्र होता है। यह सूत्र जो है इस तरह से इसको लिखना पड़ता है, 25/100 धन 25 गुणा 100। अर्थात जितना अधिक है उसको ऊपर में हमने यहाँ पर लिख दिया है 25 अधिक है। अब उसको नीचे में इस जोड़ कर लिखना रहता है 100 धन 25, और उसको गुणा करना रहता है 100 से। लाभ हानि वाले सवाल में आपको ये सूत्र का उपयोग करना रहता है प्रतिशत को निकालने के लिए, कितना % कमी है और कितना % वृद्धि है उसको निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अब 100 धन 25 को जोड़े 125 हुआ, ऊपर में है 25, दोनों जो है वो 5 से कट जाएगा, 25 जो है 5 बार में कट जाएगा, और 125 जो है वो 25 बार में कट जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे पास बचा है 5/25 गुणा 100। यहाँ से हमने 25 का पहाड़ा पढ़ा और 4 बार में 100 को काट दिया, तो 25 अब बच गया हमारे पास 5 गुणा 4। तो 5 गुणा 4 करेंगे तो हमको मिलेगा उत्तर 20। अब देखते हैं जो प्रश्न में ऑप्शन में 20 दिया है कि नहीं दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है 20। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर 20 दिया है, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण गणित के सवाल। यदि आप लोग और इसी तरह के सवाल चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करिए और फ्री में सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और फ्री में आपको क्लासेस मिलते रहेंगे इसी तरह से। धन्यवाद, थैंक यू।